वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोशिका और कोशिका विज्ञान के जो सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आज अपने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, विद इन 15 एंड 20 मिनट्स के जो है इस लेक्चर में आप सारे के सारे जो है तथ्यों को यहाँ पर समझेंगे। देखो, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कोशिका है, कोशिका की जो है खोज किसने की है। पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है। कोशिका की खोज अगर हम बात करें तो 1665 में हुई है और किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है? ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक जो है एक वैज्ञानिक ने की है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रॉबर्ट हुक ने पहली मृत कोशिका की खोज की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली जो मृत कोशिका है, ठीक है, पहली मृत कोशिका की खोज किसने की है? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि पहली जो है जीवित कोशिका की खोज अगर हम बात करेंगे तो पहली जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की है? एंटोनी जो है लुएनहोक। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहली जीवित कोशिका की खोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटोनी लुएनहोक। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये एंटोनी लुएनहोक कौन है? ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये वो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, लुएनहोक ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की जो है खोज की, जीवाणु के जो है कोशिका के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पर इन्होंने जो है पहली जो है जीवित कोशिका की खोज की। इसीलिए इनको एंटोनी लुएनहोक को फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इनको जो है कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद आपको याद रखना है कि कोशिका विज्ञान में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले की जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज, फिर हम देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की बात। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है एक जीवाणु की होती है और उसका नाम है माइको जो है प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, सबसे छोटी अगर हम कोशिका की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो किसकी होती है? वो होती है, ठीक है, किसकी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जो है जीवाणु की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, ये जो है ये सबसे छोटी कोशिका। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद अगला आपको याद रखना सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, यहाँ पर देखो बड़ी और छोटी हो गई, अब लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका जो है वो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, याद रखना तंत्रिका तंत्र। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला आपको यह तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कोशिकाओं का वर्गीकरण आपको याद रखना है कि कोशिकाओं का वर्गीकरण क्या होता है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण दो आधार पर आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कोशिकाओं का वर्गीकरण। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ जो है सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो दो आधार पर हम इसको देखेंगे। पहला कौन सा है? पहला संख्या के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। और दूसरा अगर हम वर्गीकरण देखें तो दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर? केंद्रक के आधार पर। ठीक है, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें संख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो कोशिकाएं हैं वो कितने हैं, या हम बोलेंगे जो कोश की जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। मतलब एक कोश की जीव मतलब वो जीव जिनमें एक कोशिकाएं होती हैं, बहुकोश की जीव मतलब वो जीव जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक तो हो जाएगा आपका एक कोशीय जीव, और एक कोशीय जो जीव होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? एक कोशिकीय जीव की अगर हम बात करेंगे इनमें एक कोशिका होती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे एक इनमें क्या हो जाता है? एक इनमें होता है बहुकोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव की अगर हम बात करेंगे तो इनमें एक से अधिक जो है कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर याद रखना एक कोशीय जीव का मतलब है जिसमें केवल एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका जैसे आपका अमीबा वगैरह हो गया। बहुकोश की मतलब जिसमें आपको मानव वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम इसमें केवल एक कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बहुकोशीय में तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा? एक से अधिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो हो गया ठीक है कोशिकाओं का वर्गीकरण संख्या के आधार पर। वहीं पर हम बात करेंगे केंद्रक के आधार पर, तो केंद्रक के आधार पर जो है ये कितने, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें एक केंद्रक होता है, ऐसी जो है कोशिकाएं उनको बोलते हैं एक केंद्रीय, ठीक है, या ऐसे जीव जिनमें जो है एक केंद्रक पाया जाता है, जिनकी कोशिकाओं में वो एक केंद्रीय जीव होते हैं, ठीक है। एक होते हैं द्विकेंद्रीय जीव, ये जो है द्विकेंद्रीय जो है कोशिकाएं, और एक जो है वो होती है आपकी ठीक है बहुकेंद्रीय। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें कितने, 3 प्रकार के केंद्रक के आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका ठीक है एक केंद्रीय, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एक केंद्रीय, एक कोशिकीय भी हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको, एक केंद्रीय, ठीक है, जीव। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा द्विकेंद्रीय जीव, ठीक है, द्विकेंद्रीय जीव। और एक हो जाएगा आपका इसमें बहुकेंद्रीय जीव, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना कि द्विकेंद्रीय मतलब जिसमें 2 केंद्रक हो, ठीक है, एक केंद्रीय जिसमें एक केंद्रक हो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एक केंद्रक की तो इसमें अमीबा अपना आ जाएगा, ठीक है, अमीबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें द्विकेंद्रीय में जो है पेरिसीमियम जो है हो जाएगा आपका, ठीक है, पेरामीसियम भी बोलते हैं इसको। और बहुकेंद्रीय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ओपेलाइना, ठीक है, ओपेलाइना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ओपेलाइना, ठीक है, ओपेलाइना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे द्विकेंद्रीय, तो द्विकेंद्रीय में जो है वो क्या हो जाएगा, पेरामीसियम, पेरामीसियम, ठीक है। ये कुछ जो है एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, और ये इसका हो जाएगा अमीबा। अब अगर हम यहाँ पर देखें वर्गीकरण के बाद जो है अगला हमें इसमें समझना है, और वो है क्या, ठीक है, वो है कोशिका सिद्धांत। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत जो है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। कोशिका सिद्धांत जो है वो कितने में, ठीक है, याद रखना 1838 और 39 के आसपास, 1838 और 39 के आसपास। दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, और जर्मन वैज्ञानिक, एक का नाम है स्वीडन और एक का नाम है स्वान, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, एक का नाम क्या है, स्वीडन है, और एक का नाम क्या है, स्वान है। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले क्या दिया, ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, तो ये भी याद रखना कि आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है, ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत आपको याद रखना वो दिया है रुडोल्फ वर्चोव ने, ठीक है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये किसने दिया, ये दिया है रुडोल्फ वर्चोव। तो ये आपको याद रखना, रुडोल्फ वर्चोव। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो हो गई ठीक है किसी कोशिका सिद्धांत की बात। वहीं पर हम देखें तो अगला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कोशिका की संरचना यानी कि कोशिकांग के बारे में। तो अब हम वन बाय वन जो है यहाँ पर कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोशिका झिल्ली, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे के सारे कोशिकाओं, लाइसोसोम्स, ठीक है, सबके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो कोशिकांग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो कोशिकांग आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, कोई भी कोशिका के भारी आवरण, ठीक है, किसी भी कोशिका का जो भारी आवरण होता है, चाहे आप जंतु कोशिका में ले लो या वनस्पति कोशिका में ले लो, ठीक है, जंतु कोशिका में जो भारी आवरण होगा, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी। लेकिन वनस्पति कोशिका की अगर हम बात करें तो उसका जो भारी आवरण है वो कोशिका भित्ति कहलाएगी, ठीक है। तो भारी आवरण जो है वो क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करें जंतु कोशिका में तो याद रखना वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी। और कोशिका झिल्ली जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, याद रखना, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि भैया इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी खासियत क्या है, ठीक है, इसकी खासियत ये है कि ये कैसी होती है, जीवित और अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो याद रखना ये जीवित होती है और जो है कैसी, अर्ध पारगम। अब अगर हम यहाँ पर देखें अर्ध पारगम का मतलब ये है कि कुछ जरूरत की चीजों को जो है इस कोशिका के अंदर जाने देती है, और जो है कुछ चीजों को जो है रोक देती है जो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बनी किसकी होती है, तो याद रखना ये जो झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, लिपिड और किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो याद रखना प्लाज्मा झिल्ली का सबसे मान्य जो मॉडल दिया है अभी तक का, वो दिया है सिंगर और निकलसन द्वारा, ठीक है, याद रखना। तो कोशिका झिल्ली का सबसे मान्य मॉडल अभी तक का, ठीक है, यहाँ पर याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे मान्य मॉडल, ठीक है, कोशिका झिल्ली का वो किसने दिया है। तो याद रखना वैज्ञानिक के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक का नाम है सिंगर, ठीक है, सिंगर और निकलसन।
सिंगर और निकलसन, ये दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया है अभी तक का जो है सबसे जो है मान्य मॉडल दिया है कोशिका झिल्ली का। तो याद रखना कोशिका झिल्ली जो है ये क्या होती है, जीवित और अर्धपारगम होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अब अगला आपको याद रखना सेल वॉल या कोशिका, ठीक है। अगर हम बात करें भित्ति की तो देखो कोशिका भित्ति क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पादपों में होती है, किसमें होती है, ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति। और ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो याद रखो कि पादपों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें अगला फैक्ट आपको ये याद रखना है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज क्या है भैया, ठीक है, सेलुलोज जो है एक जो है पोली कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये, अगर हम बात करेंगे एक पोली कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है उदाहरण है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सेलुलोज की जो है क्या होती है, बनी होती है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये एक निर्जीव पदार्थ की बनी होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, याद रखना। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो कोशिका भित्ति कैसी होती है नेचर में, ये परमेबल होती है यानी पारगम होती है, याद रखना। इसकी जो है अगर हम नेचर की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, पारगम्य होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें अलग अलग जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें जैसे नील हरित शैवाल है, ठीक है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे नील हरित शैवाल, ठीक है, तो नील हरित शैवाल पे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि नील हरित शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं या कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो जो है, हाँ यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, यहाँ पर याद रखना पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन की बनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ये तो हुआ नील हरित शैवाल, एक और होता है कवक। कवक की अगर हम बात करें तो कवकों की जो कोशिका वृत्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, यहाँ पर याद रखना। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कवकों की, ठीक है, तो कवकों की जो कोशिका वृत्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, काइटिन की। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसके बाद अगला अगर हम बात करेंगे कोशिका वृत्ति के बाद अगला आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम्स, क्या है, राइबोसोम। देखो अब यहाँ पर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स क्या है और इसका महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसकी खोज किसने की है, तो राइबोसोम्स की खोज जो है वो की है पेलाडे ने, किसने की है, ठीक है, पेलाडे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें यही याद रखना है कि इसकी जो खोज है वो पेलाडे नामक जो है वैज्ञानिक ने की है, ठीक है, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो अगला इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है, राइबोसोम्स जो हैं ये इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है, तो याद रखना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं वो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपकी की क्या है, कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ पर होता है केंद्रक, और केंद्रक में कुछ इस तरीके के जो है क्या होते हैं, दानेदार दानेदार, और कुछ जो है चिकने जो है क्या होते हैं, इस तरीके की नलिकाएं निकली होती हैं, जिनमें जो दानेदार दानेदार होते हैं वो क्या होते हैं, वो राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये किसके सक्रिय स्थल होते हैं, प्रोटीन निर्माण के, ठीक है, याद रखना प्रोटीन निर्माण के क्या होते हैं, ये सक्रिय स्थल होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण निर्माण की फैक्ट्री जो है इसको कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके अंदर किस किस का निर्माण होता है, तो इसके अंदर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, मैंने आपको बता दिया। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि इसको जो है हम क्या बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इनको इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के साथ साथ एक और शब्द आपको याद रखना है, ठीक है, इंजन ऑफ द सेल, ठीक है, इंजन ऑफ इंजन ऑफ दी सेल भी जो है इसको कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो इसमें होता है 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एक जो है इसमें क्या होता है, एक इसमें होता है, ठीक है, 80S राइबोसोम्स, ठीक है, 80S
राइबोसोम्स। अब अगर हम यहाँ पर देखिए 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम्स में जो है, ठीक है, कौन कौन सी कितनी कितनी यूनिट होती है वो भी मैं आपको बता दूं। 70s राइबोसोम्स में 30 स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, और 50 लार्ज यूनिट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 80s राइबोसोम्स की, अगर हम बात करें, इसमें जो है 40 स्मॉल यूनिट होती है और 60 जो है लार्ज यूनिट होती है। तो ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण कोशिकांग वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की है? सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है कोलिकर ने, ठीक है। याद रखना, सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर्वप्रथम इसकी खोज की है किसने? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने खोज की है, तो फिर आल्टमैन का भी नाम आता है। तो देखो, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जो आल्टमैन है, ठीक है, उसने जो है सबसे पहले इसका जो है वर्णन किया और इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि सर्वप्रथम जो है कोलिकर ने की, और फिर आल्टमैन ने क्या किया? आल्टमैन ने इसको एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? इसको नाम दिया आल्टमैन ने, ठीक है। आल्टमैन ने कौन सा नाम दिया है? बायोप्लास्ट। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पड़ा? तो एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था बेंडा, ठीक है। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने जो है इसका नाम रख दिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उन्होंने इसको एक नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको जो है कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पर देखें, मैक्सिमम जैसे मान लो कि एक जो ग्लूकोज का जो अणु है, उसके टूटने पर, ठीक है, कितनी जो है ऊर्जा निकलती है? 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। एक जो है, जो ग्लूकोज का जो अणु होगा, एक ग्लूकोज अणु से, ठीक है, कितनी टोटल अगर हम बात करेंगे 38 एटीपी जो है क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, जिसमें से 36 एटीपी ऊर्जा किसमें निकलती है? वो निकलती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? कुछ इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसके अंदर जो है, ठीक है, इस तरीके की कुछ जो है क्रिस्टी पाए जाते हैं। इस तरीके की संरचना होती है, वलयाकार संरचना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये आपको याद रखना। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद अगला जो हमें करना है, ठीक है, वो है कोशिकांग गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्जी जो एपरेटस है, ठीक है, इसकी जो है, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी खोज किसने की है? तो खोज याद रखना, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की है? कैमिलो, ठीक है, गोल्जी ने जो है इसकी क्या की है? खोज की है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कैमिलो गोल्जी ने खोज की, तो इसका काम क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें तो याद रखना, ये बनी किससे है होती है? ये लिपिड पदार्थों से बनी होती है। इसीलिए इसे जो है सबसे पहले वैज्ञानिकों ने नाम दिया था लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका एक और नाम आपको मिलता है लाइपोकॉन्ड्रिया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लाइपोकॉन्ड्रिया जो है, इसको क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। लाइपोकॉन्ड्रिया भी जो है इसको कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो है किसकी बनी होती है? ये जो है लिपिड की बनी होती है, ठीक है, लिपिड की जो है बनी होती है। इसीलिए इसीलिए जो है क्या होता है, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इसको नाम जो है क्या दिया था? लाइपोकॉन्ड्रिया दिया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, पादप कोशिका में उपस्थित होने के कारण इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में जो है उपस्थित होने के कारण, ठीक है, याद रखना, प्रेजेंस होने के कारण या उपस्थित होने के कारण जो है इसको क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्टियोसोम। ये भी आपको याद रखना। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद अगला आपको ये याद रखना है कि ये जो है क्या करता है? इसका प्रमुख कार्य है उत्सर्जन, यानी बाहर निकालना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो प्रोटीन है, वसा है, उनकी अधिकता हो जाती है, और अधिकता होने पर जो है उनको बाहर निकालना जो है इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन करना इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। तो कार्य इसका महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का उत्सर्जन जो है इसका क्या है?
प्रमुख कार्य। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद अगला जो हमें याद रखना है, अगला हमारे पास है लाइसोसोम्स। क्या है? ठीक है, लाइसोसोम्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लाइसोसोम्स की, ठीक है, तो लाइसोसोम जो है इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ठीक है, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली। अब हम अगर बात करें तो इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एक एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इनमें इतनी क्षमता होती है कि किसी भी चीज को घुला सकते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, मान लो कि जो है चोट लगी, चोट लगने से होगा होगा क्या कि वहां की जो सेल होती हैं, जो कोशिका होती हैं, ठीक है, उनको भी चोट लग जाती। उनको जब चोट लगती तो जो लाइसोसोम से वो दब जाता है, दबने के कारण क्या होगा? वो फट जाएगा, और फटने के कारण उसका जो एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो पूरी कोशिका में फैल जाता है, और वो क्या करते हैं, सारे के सारे कोशिकाओं को गला गला देता है, पाचन कर लेता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली, या फिर जो हम कह सकते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, तो याद रखना, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली भी जो है कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी ड्यू ने। खोज याद रखना, ठीक है। खोज की अगर हम बात करेंगे तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन ठीक है, डी ड्यूब ने जो है इसकी खोज की थी, और इसके लिए उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1974 में, ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। पादप कोशिका में जो है ये अनुपस्थित होती है, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में जो है होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में इनकी जो है उपस्थिति होती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो है वो किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, अगला कोशिका। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अगला कोशिकांग क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर देखें प्लास्टिड की अगर हम बात कर लें, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है लवक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। ये जो है क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखोगे, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे? ठीक है, 3 प्रकार के अगर हम बात कर लें तो इसमें पहला हो जाएगा वर्णी, दूसरा हो जाएगा अवर्णी, और तीसरा हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, पहला हो जाएगा वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा हमारा अवर्णी लवक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अवर्णी, और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णी लवक की। वर्णी लवक को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, जो अवर्णी लवक होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वहीं पर अगर हम बात करें, जो हरित लवक होता है इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हरित लवक है ये पत्तियों को हरा रंग देता है। ठीक है, किसको? पत्तियों को हरा रंग देता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये पौधों में, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? जड़ों में। वहीं पर अगर हम बात करेंगे वर्णी लवक यानी कि जो है क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है फूल और फलों में, फूल और फलों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, फूल और फलों को रंग प्रदान करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो होगा, ठीक है, लवक। अब लवक के बाद अगर हम अगला अगर देखेंगे तो अगला हमें यहाँ पे पढ़ना है केंद्रक के बारे में, और केंद्रक और जो है इसमें केंद्रक गुण सूत्र और जीन के बारे में, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम जो है करने वाले हैं। आज का जो सेशन था कोशिका विज्ञान में, जो कोशिका के बारे में और जो है कोशिकांग के बारे में पढ़ाना, वो सिर्फ इतना था। अब इसके बाद जो है केंद्रक और जो है कोशिका जो है सिद्धांत, या कोशिका जो है थ्योरी, सेल थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।